नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ खबरें लीक से हटकर देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिम मानव के अस्तित्व का पता लगाने के लिए बीएचयू की एक टीम रिसर्च में जुटी। हिमालय में 11 दिन रहकर इकट्ठा किए कई महत्वपूर्ण सैंपल्स। सरकारी योजनाओं को खूबसूरती से रजिस्टर में उतारकर चर्चा में आए सागर जिले के एक शख्स। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक भैया राम ने लोगों को योजनाओं के बारे में किया जागरूक। अपने दल से बिछड़े नन्हे हाथी को छाई मस्ती। रेस्क्यू के बाद फिर पहुंच गया गांव के बच्चों के साथ खेलने। छत्तीसगढ़ के जशपुर में समदगा गांव की घटना। लंदन में हुआ रूस और यूक्रेन के कलाकारों का संगम। रूसी कोरियोग्राफर ने अपने शो में यूक्रेन के बैले डांसर्स को किया शामिल। और द फैबलमैन्स में स्टीवन स्पीलबर्ग के जीवन को पर्दे पर उतारने की तैयारी। जुरासिक पार्क, लिंकन और वेस्ट साइड स्टोरी जैसे कई मशहूर फिल्मों के निर्माता हैं स्पीलबर्ग। तो खबर हटकर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा ताल्लुक है। क्या आपको लगता है कि हिम मानव होते हैं, उनका अस्तित्व होता है? फिल्मों में इस कैरेक्टर को कई बार दिखाया गया है। इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए इन दिनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है। यहां जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और उनकी टीम ने लद्दाख में 11 दिन रहकर कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए हैं, जिन पर रिसर्च के बाद पता चलेगा कि हिम मानव या हिमालय में हजारों साल पहले रहने वाली जनजाति कैसे थी। लद्दाख की वादियों में घूमते वैज्ञानिक और पुरातत्व के जानकार ये कुछ लोग अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश करने निकले। अगस्त के महीने में बीएचयू और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 15 सदस्यों के दल ने यहां से कुछ सैंपल इकट्ठे किए। जूलॉजी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के नेतृत्व में हिमालय पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर 11 दिन टीम रही। इनकी गुत्थी ये है कि क्या हिम मानव यानी येती अभी हैं? अगर हैं तो कैसे दिखते हैं? कई बार हिम मानव को देखे जाने की खबरें सुनाई देती रहती हैं। उसी का अस्तित्व पता लगाने के लिए इस टीम ने हिमालय से कुछ सैंपल इकट्ठे किए हैं। वहाँ ऐसे कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी तक हम ढूंढ रहे हैं, जो खोज नहीं पाए हैं। काफ़ी लंबे समय से लद्दाख में आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ चल रहे हैं, पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ लद्दाख के, अगर पॉपुलर हेरिटेज की मैं बात करूं तो पेट्रोग्लिफ्स है, रॉक आर्ट का एक टाइप है जिसे हम पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। उसे बनाने वाले कौन थे, उसका निर्माण कब किया गया, उसके निर्माण का प्रयोजन क्या था, ये हमें आज तक नहीं पता। इस प्रकार का जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है और जो हम लोगों ने काम किया, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। हिमालय पर पहले इंसान डेनिसोवन जाति के थे, जिनका अस्तित्व 40,000 साल पहले खत्म हो गया, पर उनके जीन और उनका डीएनए आज भी हिमालय में बसने वाली जनजातियों में मौजूद है। इसी मकसद से प्रोफेसर ज्ञानेश्वर की टीम लेह में रहने वाली चांगपा जनजाति की बस्तियों में गई, वहां पर जियो टैगिंग किया। चामथांग घाटी और मूंगा घाटी से लेकर गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड और पैंगोंग लेक से नमूने लिए गए। रिसर्च के बाद ये पता लग सकेगा कि हिम मानवों का क्या वजूद है। ये भी पता चलेगा कि इतनी ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन में लोग कैसे सरवाइव करते हैं। -30 या 40 डिग्री सेल्सियस में रहने के बाद भी उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं होती। रिसर्च से चीनी दावों को भी खारिज किया जा सकेगा कि लद्दाख के लोग उनसे संबंधित थे। सिल्क रूट में उसी क्षेत्र में ही आता है।
तो एक ज़माने में इन क्षेत्रों से लोग गुजरा करते थे और सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप और वहाँ से होते हुए लोग इस क्षेत्र से होते हुए चाइना के अन्य हिस्सों में जाया करते थे। इसमें पूरा हमारा तो विश्वास है कि होना हो वो ट्रेडर्स जो इन रास्तों से गुजरा करते थे या वो पॉपुलेशन जो यहाँ पर आज नोमैड के रूप में है, उन्हीं लोगों ने इस तरह के आर्ट को बनाया था। बीएचयू की लैब में इकट्ठे किए गए सैंपल पर रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने में अभी करीब 5 साल का वक्त लग सकता है। इस बीच मुमकिन है कि प्रोफेसर ज्ञानेश्वर और उनकी टीम को फिर से हिमालय पर जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। कुछ लोग हमेशा कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ लीक से हटकर करना चाहते हैं और उनकी यही चाहत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कुछ ऐसे ही शख्स हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाले भैया राम यादव। भैया राम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों को लोगों को अवगत कराने का एक अनूठा तरीका अपनाया है। इन्होंने बाकायदा एक रजिस्टर बनाया है जिस पर विभिन्न योजनाओं की चित्रकारी की गई है और सुलेख में उनका विवरण भी दर्ज किया गया है। यह है सागर जिले की मालथौन तहसील के छोटे से गांव विधवासन के रहने वाले भैया राम यादव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ इस तरह कायल हैं कि उनके जरिए बीते वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का भैया राम ने जबरदस्त दस्तावेजीकरण किया है। एक तरफ जहां जन कल्याणकारी योजनाओं को चित्र के रूप में उकेरा है, तो दूसरी तरफ उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दर्ज की है। साथ ही वो ग्रामीणों को भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं। जो अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के देखे उनसे प्रभावित होकर के मैंने उनकी योजनाओं का चित्रण एवं लेखन किया, जिससे कि मैं और गांव के लोगों को भी बताता था कि इसमें देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुधार किए, इससे देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जो सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायताएं आज हमारे आम लोगों को दी जा रही हैं कि जब दुनिया में संकट छाएगा तो भारत आगे आएगा और मानव जाति के कल्याण को भारत राह बताएगा। आगे चलकर मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अगर देश में ऐसे नेताओं आते रहे और ऐसे नेताओं के प्रयास होते रहे तो हमारा देश एक दिन आगे जरूर एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आगे आएगा। जिस गांव में भैया राम यादव रहते हैं वो मुख्य धारा की सड़क से दूर जंगलों के बीच घिरा है। महज 9वीं कक्षा तक पढ़े भैया राम की लिखावट इतनी सुंदर है कि जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह जाता है। भैया राम का ख्वाब है कि जिस लगन से उन्होंने ये प्रधानमंत्री की योजनाओं का रजिस्टर तैयार किया है, इसे वो खुद जाकर प्रधानमंत्री को दिखाएं। इस रजिस्टर में भैया राम ने जन कल्याणकारी शासकीय योजनाओं का स्वरूप, उनकी पहुंच और इससे लोगों के जीवन में आए बदलावों को दर्शाया है। ठीक है, 9वीं 10 भैया राम यादव हैं, एक ग्राम विधवासन के रहने वाली हैं। वो एक छोटे किसान के लड़का है। तो ये थोड़ी कला में प्रधानमंत्री जो काम करे हैं तो इनकी पूरी लेखनी लिख रहे हैं। वो ये गाँव में, वो क्षेत्र में इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको बताते हैं, ये अच्छो काम करते हैं। ये किसान भी हैं, थोड़ी खेती किसानी का काम करते हैं, छोटी सी किसानी है। इनको ओवर टाइम में ये अपने दिमाग लगा के एक दूसरे की सुन के समाचारों में ये अपने चित्र भी बनाते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में लिखते भी हैं। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी कर गुजर बसर करने वाले भैया राम का देशभक्ति का जज्बा कमाल का है। देश की छोटी से छोटी उपलब्धि पर उन्हें नाज होता है और केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते वर्षों में देश ने जो मुकाम हासिल किया है उसे वो अपने हाथों से ही लिखकर हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में अपने दल से बिछड़ गए जिस नन्हे हाथी को वन विभाग ने रेस्क्यू किया था, वो अगले दिन सुबह फिर से उसी गांव में पहुंच गया जहां लोग उसके साथ खेल रहे थे।
समडगा गांव के लोगों ने उसे एक दिन पहले दिन भर पंचायत भवन में रखा था और उसकी खूब देखभाल की थी, उसकी खातिरदारी की थी। उसके साथ बच्चे खूब खेल रहे थे। बेबी एलिफेंट को भी ये सब इतना अच्छा लग रहा था और शायद इसीलिए वो अगली सुबह फिर उनसे मिलने पहुंच गया। गांव के लोग नन्हे हाथी के पैर में रस्सी बांधकर उसके साथ खेल रहे थे। उसे पूरे गांव की भी सैर कराई जा रही थी। इसका वीडियो किसी ने मोबाइल पर कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बहरहाल अब उसे उसके झुंड में वापस भेज दिया गया है। पता चला कि एक हाथी के झुंड से एक बच्चा जो है लगभग महीने भर का, ये अपने झुंड से अलग होके ग्राम समडमा में आ गया था। वहाँ लोगों के द्वारा खबर दिया गया तो तत्काल बीट गार्ड जो है विलम्ब किए 15 मिनट में पहुंच के बाकी जो उसको हाथी को बच्चे को सुरक्षित जगह में स्कूल प्रांगण में रखा गया था। उसको हाथी के बच्चे को भी समडमा बीट में हाथी के मादा का लोकेशन देखते हुए फिर उसको अंदर जाके उसको उससे छोड़ के मिलवाया गया। तो मिलने तक क्या उसमें खबर आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। तो एक सफल रहा बच्चे को उसकी माँ से मिलवाना। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब इतिहास के झरोखे से क्या कुछ है खास, आइए देखते हैं। इतिहास के झरोखे से अगर आप देखें तो 15 सितंबर की तारीख देश के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन के नाम लिखी हुई है। आज दूरदर्शन दिवस है। संचार और डिजिटल के इस युग में नौजवान पीढ़ी को शायद दूरदर्शन का मतलब ना पता हो, लेकिन दूरदर्शन ही है जिसने देश दुनिया की खबरों को सबसे पहले हम तक पहुंचाया है। उन दिनों में महाभारत, बुनियाद, हम लोग और चित्रहार जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को हफ्ते भर का इंतजार कराया था। इंतजार रहता था लोगों को इन कार्यक्रमों का। 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। जिसके घर में टेलीविजन होता था, लोग उसके घर देखने जाते थे और उसके घर में अच्छा खासा जमावड़ा लग जाता था। देश का अब ये सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है। और अब बात करेंगे परंपरा और विरासत की। गुजरात और गरबा डांडिया एक दूसरे के पर्याय हैं। गुजराती जहां भी रहते हैं अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलते। और बात इस समय हो रही है डांडिया की। नवरात्र नजदीक है और वडोदरा में लोग गरबा खेलने को बेताब हो रहे हैं। पिछले 2 साल कोविड के कारण लोग इस खुशी में शरीक नहीं हो पाए थे, पर इस बार वो सारी कमी दूर कर लेनी है। कोरोना की अब लगभग विदाई हो चुकी है और गुजरात में गरबा प्रेमी एक बार फिर से
गरबा की धुन पर थिरकने के लिए मचल रही हैं। इसका अभ्यास करने के लिए वडोदरा में कई जगह गरबा वर्कशॉप शुरू हो गए हैं, जहां लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार गरबा में कई नए स्टेप्स करने की तैयारी है, यानी वडोदरा समेत गुजरात में इस बार गरबा के कई नए रूप देखने को मिलेंगे। 1, 2 और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। कला और संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। कलाकार सरहदों के पार दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। एक ऐसी ही मिसाल इन दिनों लंदन में देखने को मिल रही है। लंदन कोलोजियम थिएटर में यूक्रेनी बैले डांसर्स का एक ग्रुप गिजेल नामक शो के लिए अभ्यास कर रहा है। यूक्रेनी नर्तकियों का यह ग्रुप द यूनाइटेड यूक्रेनी बैले का हिस्सा है, जिसे ब्रिटेन में यूक्रेन के शरणार्थी कलाकारों ने स्थापित किया है। इस कंपनी में यूक्रेन के 60 शरणार्थी नर्तकी, तकनीशियन और क्रिएटिव लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि यूक्रेन के इन कलाकारों को कौशल प्रदर्शन का ये अवसर देने वाले शख्स का संबंध रूस से है। उसका नाम एलेक्सी रतमांस्की है। एलेक्सी कोरियोग्राफर और पूर्व बोल्शोई बैले निर्देशक हैं। वो यूक्रेन पर रूस के हमले से आहत हैं। इसी कारण से वो यूक्रेन के कलाकारों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। दो देशों में हिंसा के बीच प्यार का संदेश वास्तव में दिलों को छू लेने वाला है। और अर्जेंटीना के कोरियंस प्रांत में स्थित एबेरा राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों जगुआर के नन्हे मुन्ने बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां आने वाले सैलानी इन शावकों की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हालिया दिनों एबेरा नेशनल पार्क में जगुआर के 2 शावकों को देखा गया है। इस पार्क में 2021 में जगुआर के एक जोड़े को लाया गया था। अब पार्क में उनकी संख्या बढ़ने से यहां खुशी का माहौल है। एक वयस्क जगुआर 2 मीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 100 किलोग्राम भार का होता है। उसकी खाल चमकीली पीली होती है, जिस पर चकत्तियों के बड़े बड़े गोल निशान बने होते हैं। जगुआर और तेंदुए के शरीर पर लगभग समान निशान बने होते हैं, पर जगुआर के शरीर के निशान अधिक बड़े और कम संख्या में होते हैं। इस छोटे पैरों वाले गठीले जानवर में सिंह या बाघ से भी अधिक ताकत होती है। दिन हो या रात, जमीन हो या जल, जगुआर हर समय और हर जगह शिकार कर सकता है। वो दौड़ने, कूदने, तैरने और पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद होता है। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। स्केटबोर्डिंग एक दिलचस्प एक्शन स्पोर्ट है। बच्चे तो बच्चे, कभी कभी बड़े भी इसका लुत्फ लेना नहीं भूलते। कुछ लोग तो राह चलते और सड़क के किनारे भी स्केटबोर्डिंग करने लगते हैं। ऐसे में किसी हादसे का डर भी रहता है। स्केटबोर्डिंग के दौरान पेश आने वाले ऐसे ही एक हादसा से इन दिनों सोशल मीडिया पर यह हादसा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये वीडियो कहाँ का है नहीं मालूम, लेकिन इसे संगीत कलाकार मॉरिसा श्वार्ट्ज ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। स्केटबोर्डिंग की एक घटना शायद आपने पहले कभी नहीं देखी हो। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। जुरासिक पार्क, लिंकन, म्यूनिक, वेस्ट साइड स्टोरी और टिट टिन जैसी मास्टरपीस फिल्में बना चुके फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के जीवन पर आधारित फिल्म द फैबलमैन्स का ट्रेलर इन दोनों चर्चा में है। यह फिल्म स्टीवन स्पीलबर्ग के फैमिली और उनके जीवन से जुड़ी कहानी को बयां करती है। लोगों को फिल्म का ट्रेलर भी काफी पसंद आ रहा है। Sammy? जुरासिक पार्क, लिंकन, म्यूनिक, वेस्ट साइड स्टोरी और टिट टिन जैसी फिल्में बना चुके मशहूर फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग की सेमी ऑटोबायोग्राफी फिल्म द फैबलमैन्स आ रही है।
लंबे इंतजार के बाद फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो स्टीवन स्पिलबर्ग के परिवार और उनके जीवन से जुड़ी कहानी को बयां करती है। द फेबलमैन्स के ट्रेलर को खूब सराहा जा रहा है। फिल्म में स्पिलबर्ग के जीवन के 75 सालों के अनुभव को उतारा गया है। फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी बयां करती है जो अपनी उलझनों से निकलने के लिए फिल्मों का सहारा लेता है, ताकि उसे खुद की और दूसरों की सच्चाई समझने में मदद मिल सके। स्पिलबर्ग की यह फिल्म उनकी एरिजोना में शुरुआती सालों पर आधारित है, जिसे उन्होंने लिंकन, म्यूनिक, वेस्ट साइड स्टोरी के स्क्रीन राइटर टोनी कुशनर के साथ मिलकर लिखा है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो मिशेल विलियम्स, पॉल डैनो और गैब्रियल लाबेले भी अपनी कलाकारी का जादू बिखेर रहे हैं। फिल्म इस साल 11 नवंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।